अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। उस छोटे से कस्बे की गलियां बाजार सरे शाम ही सुनसान हो जाते और अब तो शाम का धुंधलका रात की स्याही में बदलता जा रहा था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, जमीला की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अकेडमी के तकरीबन सारे ही तालिब इल्म घरों को जा चुके थे। उस वक्त तक जमीला का भाई राहील उसे लेने के लिए पहुंच जाया करता, मगर आज उसने फोन पर मैसेज भेज दिया कि मेरी बाइक खराब है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। जमीला की सारी क्लास फेलोज भी चली गई थी, सिर्फ समीना उसकी खातिर रुक गई। मगर जब वक्त ज्यादा होने लगा तो उसने जमीला को मशवरा दिया, आओ हम पैदल ही घर की तरफ चलते हैं, हो सकता है तुम्हारा भाई रास्ते में ही मिल जाए। समीना तो अकेली ही एकेडमी आया जाया करती थी, मगर जमीला भाई के बगैर घर से नहीं निकलती थी। समीना की बात सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर राजी हो गई, क्योंकि इस तरह खाली एकेडमी में इंतजार करना भी उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। जमीला ने कई बार राहील को कॉल की, मगर हर बार यही जवाब मिलता कि फिक्र ना करो, अभी पहुंच रहा हूं। आखिर अपनी किताबें उठाते वो समीना से बोली, तुम्हारा मशवरा मुनासिब है, चलो। दोनों जब बाहर निकली तो अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। कहीं कहीं जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थीं। दोनों सहमे सहमे अंदाज में तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं था कि बंदा खो ही जाए। ये तो एक छोटा सा कस्बा था जहां फासले भी छोटे छोटे थे। चंद ही गलियां गुजरने के बाद समीना का घर आ गया, मगर रास्ते में राहील कहीं ना मिला। समीना ने जमीला को अपने घर रोकने की कोशिश की, मगर वो बोली, अब मैं घर ही जाऊंगी, मेरी माँ राह देख रही होगी, बहुत देर हो गई। ये कहते हुए उसने अपने भाई राहील को मैसेज कर दिया कि मैं घर पहुंच रही हूं, तुम भी सीधे घर ही आ जाओ। इसके बाद उसने समीना को खुदा हाफिज कहा और अपने घर की तरफ चल दी, जो चंद ही गलियां दूर रह गया था। बीच में एक मेन रोड थी जहां ट्रैफिक चलती रहती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो ठिठक कर रुक गई। उसके चलते कदम सुस्त पड़ने लगे। एक गली के सिरे पर एक बुर्का पोश औरत खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। जमीला को उसका कद आम औरतों की निस्बत कुछ ज्यादा लंबा ही लगा, मगर फिर सोच कर रह गई कि कुछ औरतें तो लंबे कद की भी हुआ करती हैं। वो औरत बेहिस्सो हरकत खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर नकाब था जिसमें से आंखें झांक रही थीं, जिनमें अजीब सी सफेदी थी। उसके यूं घूरने से जमीला कुछ गड़बड़ा सी गई, मगर एक तरफ होकर आगे गुजर गई। थोड़ा आगे जाकर उसको यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। मुड़कर देखा तो दिल धक से रह गया। वही बुर्का पोश उसके पीछे चली आ रही थी। उसकी चाल भी अजीब सी थी, जैसे नुस्वानियत से आ रही हो। उसे देखते ही जमीला के कदम तेज तेज उठने लगे। उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने महसूस किया कि पीछा करने वाली औरत की रफ्तार भी तेज हो गई। पहले तो जमीला के दिल में ख्याल उभरा, शायद कोई राहगीर औरत है और उसकी तरह अंधेरे से खौफजदा होकर कोई सहारा ढूंढ रही है। मगर कुछ दूर जाने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि ये औरत उसका पीछा कर रही है। जमीला का सांस तो धुंकने की तरह चल रहा था। उसे रोना आ रहा था, मगर उसका बस नहीं चल रहा था। सामने ही मेन रोड की रोशनियां नजर आना शुरू हो गईं। वो भागकर सड़क पर पहुंच जाना चाहती थी, मगर उससे पहले ही बुर्का पोश औरत तेज तेज चलती उसके करीब पहुंच गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जमीला ने महसूस किया कि उसकी गिरफ्त इंतहाई सख्त और तकलीफदेह थी। वो दर्द से बिलबिलाते हुए मुड़ी और बिना कुछ सोचे समझे किताबों वाला बैग घुमाकर उस बुर्का वाली औरत के मुंह पर दे मारा। वो उस गैर मुतवक्को हमले से बच न सकी और लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसकी गिरफ्त से निकलते ही जमीला मुड़कर सड़क की तरफ भागी तो उसे अपने पीछे एक गैर इंसानी सरसराती हुई सरगोशी नमा आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकती। सुनी अनसुनी करते हुए जमीला भागकर सड़क पर पहुंची तो अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सीधी उसके करीब आ रखी। जमीला उससे टकराने से बाल बल बची। मोटरसाइकिल पर बैठे नौजवान ने लपक कर उसे गिरने से बचा लिया। जमीला ने बुखलाकर देखा तो मोटरसाइकिल पर अपने भाई को देखकर उसकी जान में जान आई। उससे पहले कि उस हालत के मुतालिक भाई कुछ पूछता, वो लपक कर मोटरसाइकिल पर बैठ गई और जल्दी से बोली, चलो जल्दी चलो। राहील ने फौरन ही बाइक आगे बढ़ा दी। जमीला ने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गई। सारी गली सुनसान और खाली पड़ी थी। वो बुर्का पोश औरत कहीं गायब हो चुकी थी। उस तवील गली में कहीं वापस जाती भी दिखाई न दी। जमीला सोचती रह गई कि वो औरत इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। घर वापस पहुंचे तो माँ परेशान बैठी थी। राहील को तो उसकी लापरवाही पर खूब डांट पड़ी, मगर साथ ही जमीला को भी सख्त से सुस्त सुनना पड़ी।
जमीला के बाबा रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। घर में वो दोनों बहन भाई अपनी माँ के साथ तन्हा रहते थे। कभी कभार कोई रिश्तेदार मिलने चला आता तो दिन यूं ही गुजर जाता। जमीला ने अपनी माँ और भाई दोनों को उस बुर्कापोश औरत के बारे में कुछ न बताया। उसे खदशा था कि इस बात को बुनियाद बनाकर कहीं वो उसका एकेडमी जाना बंद न कर दें। वो अपनी तालीम का हर्ज नहीं चाहती थी। खुद वो भी सरसरी तौर पर सुबह तक इस वाक़या को भूल गई और दोबारा अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई। अगर किसी वक्त ये वाक़या याद भी आ जाता तो उसे बुखलाहट समझकर नजरअंदाज कर देती। काफी दिन गुजर गए और इस बात को तकरीबन भूल चुकी थी। एक रोज जब कॉलेज से छुट्टी थी, माँ किचन में काम कर रही थी और भाई अपने कमरे में लेटा हुआ था। जमीला सारा दिन घर के कामकाज और अपनी पढ़ाई से थक चुकी थी तो हवाखोरी के लिए छत पर चली गई। रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। छत पर एक कमरा बना हुआ था जो फालतू सामान रखने के काम आता था। जमीला ने वहां एक कोने में जगह साफ करके अपने लिए मेज कुर्सी बिछा ली, जहां बैठकर कभी कभी वो दिन या रात में पढ़ाई किया करती। आज भी छत पर टहलती हुई वो उसी कमरे की तरफ चली आई। पता नहीं उसके जी में क्या समाई कि कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर बल्ब जलाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और आंखें मूंद कर सर को कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया। कुछ देर बाद उसे कुछ आहट सुनाई दी और यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे के दरवाजे में खड़ा हो। उसने समझा कि माँ उसको देखने छत पर आई है, मगर जब चंद लम्हे कोई आवाज न आई तो चौंक कर आंखें खोल दी। दरवाजे की तरफ देखते ही उसकी जान निकल गई। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। खुले दरवाजे में ही वही बुर्कापोश औरत खड़ी थी जिसने उस पर गली में हमला किया था। जमीला उसे फौरन पहचान गई। खौफ के मारे खून उसकी रगों में जमने लगा। वो औरत दरवाजे में खड़ी खूनखार नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। जमीला ने चीखना चाहा मगर चीख जैसे उसके गले में फंस कर रह गई। फिर न जाने कहां से उसके जिस्म में इतनी हिम्मत आ गई कि वो एक झटके से अपनी कुर्सी से उठी और बाहर की तरफ लपकी। उसने बुर्कापोश को एक जोरदार धक्का मारा और कमरे से बाहर भागी। बुर्कापोश शायद उसके हमले के लिए तैयार ना थी। वो एक तरफ जा गिरी और जमीला नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ लपकी। बुर्कापोश छलावे की मानिंद अपनी जगह से उछली और उसने एक ही दो जस्त में जमीला को जा लिया। जमीला अभी सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि बुर्कापोश ने अपने एक हाथ से जमीला को दबोचा और दूसरा हाथ सख्ती से उसके मुंह पर रख दिया। फिर वो उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर वापस ले गई। जमीला उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी, मगर बुर्कापोश औरत की गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर इतनी सख्त थी कि जमीला को तो हिलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। उसे हैरत थी कि एक औरत इतनी ताकतवर भी हो सकती है कि उसकी गिरफ्त मर्दों की तरह आहनी हो। कमरे में आकर उस बुर्कापोश ने अपने पीछे पांव की एड़ी की मदद से दरवाजा बंद करने के बाद झटके से जमीला को एक तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि जमीला चीखती या कोई आवाज निकालती, बुर्कापोश ने अपने हाथ को एक झटका दिया और एक लंबा सा शिकारी खंजर उसके हाथों में चमकने लगा। खंजर देखकर जमीला की रूह फना हो गई। बुर्कापोश आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी। जमीला तो खौफ के मारे अपने आप में सिमटी जा रही थी। उसकी आंखों में रहम की दरख्वास्त थी। होंठ थरथरा रहे थे मगर आवाज ना निकल रही थी। बुर्कापोश ने करीब आकर एक झटके से जमीला के सर को ऊपर उठाया। उसकी गर्दन को अपने चौड़े हाथों में यूं दबोचा जैसे कोई मुर्गी हो। उसके सर को झटका दिया और उसके लंबे रेशमी बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। जमीला का सर पीछे खींचा और उसके मुंह से एक सिसकारी निकल गई। बुर्कापोश ने खंजर का तेज फल जमीला की शाहरग पर रख दिया। जमीला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिलक रही थी, उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, मगर बुर्कापोश औरत पर तो जैसे एक जुनून सवार था। उसने झटका देकर जमीला का सर एक तरफ घुमाया और फिर तेजी से खंजर के एक ही वार में उसके रेशमी चमकदार बाल काट दिए। जमीला एक झटके से एक तरफ जा गई। बुर्कापोश ने कटे हुए बाल फर्श पर फेंक दिए। जमीला बार बार अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी गर्दन कटने से बच गई थी। उसके लबों से एक हल्की सी चीख निकली और फिर वो अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए उठकर बाहर भागी, मगर बुर्कापोश ने उसे एक बार फिर दरवाजे में ही दबोच लिया और उसे नीचे गिराते हुए अपने घुटने के नीचे दबा लिया। इससे पहले कि जमीला मज़ाहमत करती, बुर्कापोश ने उसे अपने खंजर की नोक की मदद से उसका लिबास तार तार करना शुरू कर दिया। बरहनगी का एहसास होते ही जमीला बुरी तरह मचलने लगी। अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने उसके जिस्म में एक नई ताकत भर दी। जमीन पर गिरी हुई जमीला ने अपनी मदद के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए तो अचानक जमीला के हाथ में फर्श पर गिरा हुआ पीतल का एक पुराना सा गुलदान आ गया, जो अपनी चमक खो जाने की वजह से उस स्टोर में पड़ा था। आज वही जमीला की मदद को आया। गुलदान को अपने हाथ में थामते ही उसने एक झटके से अपने जिस्म को मोड़ा
और इंतहाई तेजी से बुर्का पोश के सर पर वार कर दिया। वो गुलदान सीधा उसके सर के पिछले हिस्से से टकराया। पटाख की आवाज उभरी और बुर्का पोश की कोई आवाज निकाले बगैर एक तरफ ढेर हो गई। बुर्का पोश के बोझ से आजाद होते ही जमीला उठी और बिजली की सी तेजी से भागती हुई छत पर आई और सीढ़ियां उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी से वो तकरीबन फिसल कर नीचे गिरी। उसके गिरने की आवाज सुनकर माँ और राहील दोनों बाहर निकल आए। बाहर सहन में जमीला गिरी पड़ी थी। उसके बाल कटे हुए थे और लिबास कुछ इस तरह तार तार था कि पूरा जिस्म नुमाया था। माँ ने लपक कर उसे संभाला और राहील ने कमरे के अंदर से एक चादर लाकर उसका जिस्म ढांप दिया। माँ घबराई हुई लहजे में पूछने लगी, क्या हुआ, किसने ये किया सब कुछ? जमीला ने लरजते हाथों से छत की तरफ इशारा कर दिया। राहील उसकी बात का मतलब समझते हुए भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। माँ भी उसके पीछे थी। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। उनका मकान कस्बे के आखिरी सिरे पर था, इसलिए मकान के पीछे खुले खेत थे। छत पर चारों तरफ छोटी छोटी चारदीवारी बनी थी। राहील ने हर तरफ जायजा लिया, पीछे खेतों की तरफ भी झांक कर देखा और फिर सवालिया नजरों से माँ की तरफ देखने लगा। इसी असना में जमीला भी अपने जिस्म पर चादर लिए लरजती कांपती ऊपर आ गई, मगर उसने सीढ़ियों से पांव ऊपर नहीं धरा। उसने अभी तक बोलना उसके लिए मुश्किल था। आठ सुनकर माँ और राहील दोनों ने पलट कर देखा तो जमीला ने लरजते हाथों से स्टोर की तरफ इशारा किया, जहां वो उस बुर्का पोश को बेहोश छोड़ आई थी। उसका इशारा समझकर राहील मोहतात कदमों से स्टोर की तरफ बढ़ने लगा। माँ जमीला को संभालने लगी। राहील ने छत पर पड़ी टूटी हुई चारपाई का एक डंडा अपने हाथ में ले लिया और उसे तोलते हुए आगे बढ़ा। कमरे के अंदर रोशन बल्ब की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजा उसी तरह चौपट खुला था जैसे जमीला खोल कर गई थी। राहील ने मोहतात अंदाज में कमरे के अंदर झांका और फिर तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। चंद ही लम्हों बाद वो कमरे से निकला और बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या? उसकी बात सुनते ही जमीला बुखलाकर कमरे की तरफ लपकी। माँ भी उसके पीछे थी। कमरा खाली पड़ा था। एक तरफ जमीला के कटे हुए बाल गिरे थे। दरवाजे के पास उसके लिबास की कुछ धज्जियां पड़ी हुई थी। पीतल का गुलदान भी एक तरफ लुढ़का हुआ था, मगर बुर्का पोश कहीं नहीं थी। जमीला का जिस्म एकदम लहराया और बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि माँ और राहील ने उसे थाम लिया और उठाकर नीचे ले आए। राहील ने फौरन अपने मामू को फोन किया जो थोड़ी ही दूर दूसरे मोहल्ले में रहते थे। वो अपने छोटे भाई को लेकर फौरन उनके घर पहुंच गए। उस वक्त तक जमीला को भी होश आ चुका था और वो कुछ कहने सुनने के काबिल हो चुकी थी। मामू के आने के बाद जमीला ने जब सारी बात बताई तो सब हैरान रह गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये बुर्का पोश कौन है और उसका मकसद क्या है। मामू ने सबके मशवरे से पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वैन आई तो पूरे मोहल्ले में हलचल सी मच गई। पुलिस ने छत का मुआयना किया, जमीला का बयान लिया और रस्मी तसल्लियां देने के बाद वापस चले गए। पुलिस के जाते ही सारे मोहल्ले वाले उनके घर जमा हो गए। तसल्ली देने वाले कम थे, मशवरे देने वाले ज्यादा थे। पड़ोस में रहने वाली मासी बरकतें बोली, मैं तो कहूँ ये जरूर किसी जिन भूत या चुड़ैल डायन का काम है, वरना किसी इंसान को बाल काटने का क्या फायदा। एक और खातून हाथ मलते हुए बोली, ठीक कहती हो मासी, मैंने इस तरह के एक दो वाकयात के मुतालिक पहले सुना है। पार वाले मोहल्ले में रहने वाली मेरी बहन के पड़ोस में भी बिल्कुल ऐसा ही वाकया हो चुका है। ये जरूर किसी डायन का काम है। ऐसी बातों ने जमीला और उसकी माँ के दिल को दहला कर रख दिया। मोहल्ले वाले जो तसल्ली तशफी देने आए थे उनको मजीद दहशत में मुब्तला करके चले गए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर तो हर रोज पास पड़ोस के गांव से ऐसे ही वाकयात की इतला आने लगी। हर चंद रोज के बाद किसी न किसी औरत या लड़की पर हमला होता, उसके बाल काट दिए जाते और लिबास तार तार कर दिया जाता, मगर हमलावर का कहीं सुराग न मिलता। वो छलावे की तरह कहीं से नमूदार होता और छत पर तन्हा लड़की या औरत पर हमला करता, अपना काम करता और गायब हो जाता। जो भी खवातीन इसका निशाना बनी उन सब ने यही बताया कि हमलावर बुर्का में मलबूस होता और उसके हाथ में शिकारी खंजर होता। सारे गांव में खौफो हिरास फैल गया। लोग सरे शाम ही घरों में बंद हो जाते। नौजवान औरतों का बाहर निकलना और तन्हा छत पर जाना मुहाल हो गया। वो छलावा न जाने कहां से नमूदार होता और अपने शिकार को निशाना बनाकर न जाने कहां गुम हो जाता। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि ये कोई चुड़ैल या डायन है जो नौजवान औरतों और लड़कियों पर हमले कर रही है। इसलिए तावीज धागे का काम करने वालों का काम भी खूब चमक उठा। पुलिस अपनी रवायती डगर पर चल रही थी, इसलिए उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। लोगों ने लड़कियों की इज्जतें बचाने के लिए उन्हें दूसरे गांव में मौजूद अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इस अमल से उस कस्बे में खौफो इरास फैल गया। बिलाखिर बात पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंची। हुकाम बाला ने मामले को समझाने के लिए अहकामात सादिर किए, मगर नतीजा कोई ना निकला। जब ट्रेन उस छोटे से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी तो रात काफी बीत चुकी थी। मैं अपना छोटा सा बैग संभालता ट्रेन से नीचे उतरा।
मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मालूम हुआ कि मैं इस स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर था। टिकट चेकर तो बहुत दूर की बात, कोई कुल्ली भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। चंद ही लम्हों बाद ट्रेन ने विसल बजाई और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैंने भी अपना बैग संभाला और स्टेशन से बाहर निकल आया। मुझे उम्मीद थी कि स्टेशन से बाहर कोई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, मगर यहाँ तो हर तरफ उल्लू बोल रहे थे, बल्कि शायद वो भी बोल नहीं रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। छोटी सी पक्की सड़क दूर तक जा रही थी। मेरा अंदाजा था कि यह सड़क मुझे कस्बे तक पहुंचा देगी। मैंने अपना बैग कंधे पर लटकाया और खुदा का नाम लेकर चल पड़ा। रेलवे स्टेशन के आसपास खेत ही खेत थे। यह सड़क भी खेतों के बीच से गुजर रही थी। मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। मेरा यहाँ आने का एक खास मकसद था और आने से पहले मुझे खबर मिल चुकी थी कि इस कस्बे में एक बुर्का पोश डायन की अफवाह गर्दिश कर रही है, जो नौजवान औरतों के बाल और कपड़े काट देती है। इसलिए मुझे चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया था। यह बात ठीक थी कि ये सब वारदातें सिर्फ औरतों के साथ ही हुई थी, मगर मेरा ख्याल था कि अगर ये किसी जराइम पेशा ग्रोह या किसी मुजरिम का काम है तो वो कोई और भी हरकत कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद सड़क मगरिब की तरफ घूम गई। अब सड़क के दोनों तरफ दरख्त दिखाई दे रहे थे, जिनमें अक्सरियत शीशम और कीकर के दरख्तों की थी। उन दरख्तों के बीच लंबे लंबे पत्तों वाले सरकंडों के पौधे सर उठाए खड़े थे, जिनकी वजह से सड़क किसी सुरंग का मंजर पेश करने लगी। मैं इस जगह से जल्दी गुजर जाना चाहता था। दूर कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनियां कस्बे के वजूद का पता दे रही थी। अचानक मेरी छठी इसने मुझे किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी से खबरदार किया। मेरे उठते कदम सुस्त पड़ने लगे। मेरे कान गिरदोपेश से उठने वाली आवाज़ों पर पूरी तरह मरकूज थे। मुझे अपने पीछे हल्की हल्की चाप सुनाई दे रही थी। अब मुझे किसी ऐसे जगह की तलाश थी जहां मैं अपना पीछा करने वाले की खबर ले सकूं। थोड़ा आगे जाकर सड़क ने एक हल्का सा बल खाया। वहां सरकंडों की एक घनी झाड़ी थी। वहां मुड़ते ही मैंने एक छलांग लगाई और झाड़ी के पहलू में आगे शीशम के एक बड़े से दरख्त के तने के पीछे दुबक गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लंबा चौड़ा शख्स मुंह पर कपड़ा लपेटे और हाथ में एक लाठी पकड़े दबे पांवों आता नजर आया। वो आसपास यूं देख रहा था जैसे मुझे तलाश कर रहा हो। यकीनन उसे तशवीश थी कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गया हूँ। जो ही वो मेरी जद में आया, मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उसे रगेता हुआ दूर तक ले गया। वो भी एक ताकतवर शख्स था। मेरे वार को सह गया, मगर लाठी उसके हाथ से निकल गई। उसने मुड़कर उल्टे हाथ की एक जरब मेरे चेहरे पर लगाने की कोशिश की। मैंने झुकाई देकर उसका वार खाली जाने दिया, मगर फिर भी उसका हाथ मेरे शाने पर पड़ा और मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। वो यकीनन एक मजबूत आदमी था। मौका से फायदा उठाते हुए उसने लपक कर अपनी लाठी उठाने की कोशिश की, मगर मैं उसे ये मौका देने के हक में नहीं था। मैंने उसकी एक टांग दबोच ली, जिसकी वजह से वो उलटकर सड़क पर जा गिरा। उसका सर जोर से जमीन से टकराया तो एक बिलबिलाती चीख उसके होठों से निकली। हैरत अंगेज तौर पर उसने पलटकर दूसरी टांग मेरे सीने पर मारी। मेरे हाथों से उसकी टांग निकल गई और मैं कमर के बल जमीन पर गिर गया। मुझे गिरते देखकर वो शेर हो गया। बिजली किसी तेजी से उठा और सीधा मेरे ऊपर आन गिरा। मैंने उसे झुकाई देने की कोशिश की, मगर बच न सका। अब हम दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके थे। कुछ देर यूं ही हम एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करते रहे। आखिर मुझे मौका मिल ही गया। मैंने उसका सर जोर से जमीन पर दे मारा। एक तेज चीख के साथ उसने हाथ पांव छोड़ दिए। मैंने फौरन उसकी गर्दन को अपने बाजुओं के शिकंजे में दबाया और अपना घुटना उसकी कमर पर रखकर उसको बेबस कर दिया। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने गुस्से से पूछा। पहले ये तुम बताओ कि तुम कौन हो और इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? जवाब देने के बजाय उल्टा उसने सवाल कर लिया। ये तो मैं अब तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर ही बताऊंगा, मैंने अपना शिकंजा मजीद कसते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उसका लहजा बदल गया और वो कहने लगा, अगर तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो तो फिर जान लो कि मैं यहाँ का SHO सांदल खान हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। इस बात का क्या सबूत है? मैंने एक शक भरे लहजे में कहा। मेरे ऊपर वाली जेब में मेरा पुलिस कार्ड है, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। मैंने फौरन एक हाथ से उसकी जेब टटोली तो वाकई वहां एक कार्ड मौजूद था, जिसे मैंने कदरे रोशनी की तरफ करके देखा तो पहचान गया कि ये वाकई पुलिस कार्ड था, क्योंकि मेरा भी सारा दिन इन्हीं कार्डों से वास्ता पड़ता रहता था। मैंने अपनी गिरफ्त ढीली की तो उसने मचल कर अपनी गर्दन छुड़ा ली और सीधा होकर बैठ गया और पूछने लगा, अब तुम कौन हो बताओ, और इतनी रात गए अकेले यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हो? मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े दुरुस्त किए, बालों पर हाथ फेर कर उन्हें अपनी जगह पर जमाया, बैग उठाकर कंधे पर रखा और फिर अपनी जेब से वैसा ही कार्ड निकालकर सांदल खान के सामने लहराया। इंस्पेक्टर जमीर, स्पेशल सर्विस क्राइम ब्रांच। मेरे कार्ड पर नजर पड़ते ही वो सीधा उछलकर खड़ा हो गया और इस तरारी हालत में मुझे सलूट करते हुए कहने लगा, सर इस इलाके में एक मुजरिम फिर रहा है जो औरतों के बाल और कपड़े काट जाता है।
लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल या डायन है, मगर मैं समझता हूँ कि ये कोई मुजरिम है। इसलिए मैं इस इलाके में गश्त कर रहा था ताकि मशकूक लोगों पर नजर रख सकूं। जानता हूँ और इसी मामले को हल करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मैंने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, अब मेरे साथ चलो, मुझे थाने पहुंचना है। थाने पहुंचते ही मैंने रोजनामचा और दूसरी तमाम फाइलें मंगवा ली, जिनमें उस बाल काटने वाली डायन के मुतालिक वाकयात, शिकायत और दूसरी तफसील दर्ज थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। इतना तो मुझे यकीन था कि ये सब किसी चुड़ैल की नहीं बल्कि किसी इंसान की कार्रवाई है, क्योंकि कोई चुड़ैल ये चाकू या खंजर से काम नहीं लेती, जबकि इन सब वाकयात में कपड़े और बाल खंजर से काटे गए थे। थाने के साथ ही क्वार्टर बने हुए थे। एक कमरा मेरे लिए तैयार कर दिया गया। मैं नहा धोकर वहां जाकर सो गया। सोते हुए भी मेरे जहन में यही ख्याल घूम रहा था। सुबह जब आंख खुली तो एक नया ही मामला मेरा इंतजार कर रहा था। जब थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि रात उसी डायन ने फिर एक वार किया, मगर इस बार उसका निशाना कोई औरत नहीं बल्कि एक नौजवान लड़का वकास था। वकास छत पर अकेला सो रहा था कि बुर्का पोश चुड़ैल ने हमला कर दिया। वो बाल तो न काट सकी मगर उसके कपड़े काट गई। उन लोगों ने सुबह थाने में रिपोर्ट जमा करवाई थी। वकास निहायत खौफजदा नजर आ रहा था और वो रिपोर्ट दर्ज करवाने के हक में नहीं था, मगर उसके वालिद बजिद थे कि रिपोर्ट करवानी है। बयानात के मुताबिक मोहल्ले के एक आदमी ने, जो अपने घर की खिड़की से इत्तफाकन बाहर झांक रहा था, एक बुर्का पोश को वकास के घर की छत पर चढ़ते हुए देखा। पहले तो वो उसे देखकर डर गया, मगर फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका शोर सुनकर काफी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वकास के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जब सारे लोग छत पर पहुंचे तो वकास बेहोश पड़ा था। उसका सारा लिबास फटा हुआ था। मैंने कई लोगों से सवालात किए, मगर किसी ने भी उस बुर्का पोश को भागते हुए नहीं देखा। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। सारी बात सुनने के बाद मैंने सांदल खान को साथ लिया और उन लोगों के साथ वकास के घर पहुंच गया। मकसद जाए वकुआ का मुआयना करना था, मगर मेरे जहन में एक बार कई तिश्ना सवालात सर उठा रहे थे। मैंने सारी छत को अच्छी तरह देखा। उस छत से गली में उतरना निहायत आसान था। 3 इतराफ मकान थे, गली वाली तरफ खुली थी। अगर वो बुर्का पोश इस तरफ से ऊपर आया था तो फिर वापस किस तरफ से गया और उसे किसी ने जाते हुए क्यों नहीं देखा। दूसरा अहम सवाल यह था कि इस दफा इस बुर्का पोश चुड़ैल ने किसी औरत के बजाय एक नौजवान पर हमला क्यों किया। मैंने वकास से कई एक सवालात किए, मगर वो किसी का भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। उसने बताया कि वो सो रहा था जब उसने किसी के छत पर कूदने की आवाज सुनी। आंख खुली तो एक बुर्का पोश छत पर मौजूद था। उसने कोई बात किए बगैर खंजर से उस पर हमला कर दिया। वकास ने भागने की कोशिश की, मगर ठोकर खाकर गिर पड़ा। जमीन से सर टकराने के बायस बेहोश हो गया। जब होश में आया तो सारे अहले मोहल्ला उसके गिर्द इकट्ठे थे। जब मैं थाने पहुंचा तो मैंने कुछ सोचकर सांदल खान को वकास पर नजर रखने की खास हिदायत की। उसने एक तजर्बाकार सिपाही को इस काम पर मुकर्रर कर दिया। मुझे वकास पर शक था कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। हैरत की बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन किसी और जगह उस डायन का हमला नहीं हुआ, बल्कि कई दिन खैरियत से गुजर गए, मगर लोग अभी तक खौफजदा थे। मुझे बार बार शक हो रहा था कि वकास इस सारे मामले को सुलझाने में हमें मदद दे सकता है। जब 3-4 दिन गुजर गए और जो सिपाही वकास की निगरानी पर मुकर्रर था वो कोई खास खबर ना लाया, तो मैंने खुद ही कोई कदम उठाने का फैसला कर लिया। उस रात मैंने सांदल खान को साथ लिया और वकास के घर से थोड़ी दूर एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गया जहां से वकास के घर का दरवाजा साफ नजर आ रहा था। सांदल खान को इस कार्रवाई की समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर तो वो खामोश बैठा रहा, फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, सर, आपको वकास पर क्यों शक है? ये बेचारा तो खुद उस डायन का शिकार हुआ है। मैंने मुस्कुराते हुए सांदल खान की तरफ देखा और कहा, सांदल खान, लगता है तुम पुलिस में चने देकर भर्ती हुए हो। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि आज तक इस डायन ने सिर्फ औरतों को निशाना बनाया, अब एकदम उसने किसी मर्द को निशाना क्यों बनाया? यह उसकी मर्जी हो सकती है सर। सांदल खान ने मुंह बसूलते हुए जवाब दिया। मेरी बात शायद उसे बुरी लगी थी। फिर इससे पहले कि मैं उससे मजीद कोई बात करता, मुझे वकास की गली के आखिरी सिरे पर एक साया सा लहराता नजर आया। मैंने उंगली के इशारे से सांदल खान को खामोश रहने का इशारा किया और उसे साए की तरफ मुतवज्जो किया। साए को देखते ही उसकी पुलिस वाली सारी हिसियात बेदार हो गई। वो चौकन्ना नजर आने लगा। वो साया थोड़ी दूर एक बगली गली में मुड़ गया। मैं मुहतात अंदाज में उठा और दबे पांव साए का पीछा करने लगा। सांदल खान मेरे पीछे था। गली में दाखिल होते ही देखा कि वो कोई बुर्का पोश औरत थी जो एक तरफ जा रही थी। उसे देखते ही सांदल खान एक लम्हे के लिए ठिठका, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये कोई इंसान है या डायन? आज मेरे हाथ से नहीं बचेगी। मैंने सांदल खान की तरफ सताइशी नजरों से देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाकर वो बुर्का पोश एक और गली में मुड़ गए।
मेरे कदम तेजी से उठने लगे। सादिल खान ने करीब होते हुए मेरे कान में सरगोशी की। सर, मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आप इसका पीछा जारी रखें। मैं साथ वाली गली से होकर इसे आगे से पकड़ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोई जवाब देने के बजाय सर हिला दिया। सादिल खान फौरन ही एक छोटी सी गली में घुस गया। मैं मोहतात होकर उस बुर्का पोश के पीछे चलता रहा। वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही थी। अब हम एक खुले इलाके में पहुंच चुके थे, जहां घर थोड़ी दूर दूर तक बने हुए थे। एक घर के पिछवाड़े में वो बुर्का पोश रुक गई, एक नजर इधर उधर देखा और फिर हैरत अंगेज तौर पर बंदर की सी फुर्ती से मकान की दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसे दीवार पर चढ़ते देखकर मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और तेजी से उसकी तरफ भागा और साथ ही ललकारा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मेरी आवाज सुनते ही उस बुर्का पोश की रफ्तार तेज हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ करता, एक तरफ से एक सादिल खान नमूदार हुआ और उसने एक पत्थर घुमाकर बुर्का पोश को दे मारा, जो सीधा उसकी टांग पर लगा। उसी वक्त मैंने भी एक फायर कर दिया। गोली की आवाज और शोर शराबा सुनते ही लोग अपने घरों से झांकने लगे। कुछ तो बाहर निकल आए। दूसरी तरफ वो बुर्का पोश पत्थर लगने और फिर फायर की आवाज सुनकर सीधी जमीन पर आ गई। मैंने लपक कर उसे दबोच लिया। सादिल खान भी मेरी मदद कर रहा था। वो मजबूत आदमी था, उसकी गिरफ्त भी सख्त थी, मगर बुर्का पोश भी सख्त जान थी। उसे काबू करने में हमें दिक्कत पेश आ रही थी। सादिल खान ने उसकी गुद्दी पर एक जोर का हाथ मारा तो बुर्का पोश बेजान होकर जमीन पर गिर गई। शायद वो बेहोश हो चुकी थी। लोगों का एक हजूम हमारे आस पास इकट्ठा हो चुका था, मगर वो सख्त खौफजदा नजर आ रहे थे, इसलिए कोई भी करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। बुर्का पोश के बेहोश होते ही सादिल खान ने उसके चेहरे का नकाब खींच डाला। उसका चेहरा देखते ही पूरा हजूम चीख उठा। उनके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। वो जो कुछ देख रहे थे उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, मगर मुझे पूरा यकीन था, जो बिलाखिर मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ। नकाब के पीछे वही नौजवान वकास था जिस पर चंद दिन पहले हमला हुआ था और मुझे उस पर शक था। मैंने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सादिल खान की तरफ देखा तो वो एक खिसियानी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप दुरुस्त है जनाब, तो फिर थाने फोन करो, जवानों को बुलाओ और प्रेस को भी खबर कर दो। मैंने हाथ झाड़कर उठते हुए उसे हिदायत दी। आखिरकार ये डाइन का मुहिम्मा अपने अंजाम को पहुंच गया। लोग हैरान थे कि जिसे वो डाइन या चुड़ैल का काम समझते थे, वो सब एक इंसान का काम था। पहले तो वकास ने कुछ भी कबूल ना किया, मगर जब सादिल खान ने उसे एक आधा घंटा ड्राइंग रूम की सैर करवाई तो वो तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। उसने बताया कि वो जिस लड़की या औरत से दोस्ती नहीं कर सकता था तो उसके साथ डाइन वाला खेल खेलता। उसका काम का आगाज उसने जमीला वाले केस से किया। पहले तो उसका मकसद सिर्फ उसे खौफजदा करके अपना मकसद हासिल करना था, मगर फिर उसका हौसला बढ़ गया और उसने उस पर हमला करके गुस्से में उसके बाल काट डाले। मगर जमीला ने जो गुलदान से जो ज़रब लगाई, उसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। उसके बाद उसने जिद और अना में आकर दूसरी औरतों और लड़कियों पर हमले शुरू कर दिए। जब इन वाकयात का ताल्लुक किसी डाइन या चुड़ैल से जोड़ा गया तो उसने अपनी कार्रवाइयों को मजीद पुरअसरार बनाकर लोगों के इस वहम को तकवीयत देना शुरू कर दी और उनके खौफ से फायदा उठाना शुरू कर दिया। मगर तुमने अपने ऊपर हमले का ड्रामा क्यों रचाया? सादिल खान ने सख्त लहजे में पूछा तो बोला, उस रात मैं एक नए शिकार पर हमला करने जा रहा था कि उस बेवकूफ पड़ोसी ने मुझे देख लिया और शोर करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त छत से नीचे उतर रहा था, मगर वो समझा कि मैं छत पर चढ़ रहा हूँ। उसका शोर सुनकर मैं दोबारा अपने छत पर वापस चला गया। मुझे यकीन था कि लोग उस पड़ोसी का वावेला सुनकर छत पर जरूर आएंगे, इसलिए खुद ही मैंने अपने कपड़े फाड़े, बुर्का और खंजर अपनी जगह पर छुपाए और बेहोश होने की अदाकारी करने लगा, ताकि लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए और वो कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जो मेरे लिए मुश्किल बन जाए। सादिल खान ने उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखा और उसे दबाते हुए बोला, बेवकूफ, तुमने तो अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गए थे अगर हमारे सर को तुम पर शक ना हो जाता। मैं अपनी जगह से उठा और उसके करीब आते हुए बोला, मुजरिम जितना मर्जी चालाक हो, मगर कुदरत उसकी मदद नहीं करती, क्योंकि वो झूठ का सहारा ले रहा होता है। उसकी एक गलती उसे मरवा डालती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब तुम अपने गुनाह की सजा भुगतो। उसके बाद मैंने हेडक्वार्टर इस सारे मामले की रिपोर्ट भेजी और मुजरिम की गिरफ्तारी की खबर दी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। मेरे दिमाग से एक बोझ उतर चुका था, इसलिए जल्दी नींद की वादियों में चला गया। मैं दूसरे दिन दोपहर के बाद तक सोता रहा। उस दौरान में सादिल खान ने मुजरिम का चालान मुकम्मल किया, उसे अदालत में पेश करके रिमांड लिया और उसे जेल भेज दिया। जागने के बाद मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा। शाम को सादिल खान मेरे पास आया तो मैं अपना बैग बांध रहा था। मुझे देखते ही पूछने लगा, ये क्या कर रहे हैं? यार बस मेरा काम खत्म हो गया, केस हल हो गया, अब मुझे वापस जाकर रिपोर्ट करनी है। मैंने सरसरी से जवाब दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने मेरी मदद की। सादिल खान ममनूनियत भरे लहजे में बोला, मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों रात का खाना किसी अच्छे से होटल में खाएं। उसकी सादगी देखकर मैं मना न कर सका।
शाम को मुझे अपने साथ एक औसत दर्जे के रेस्टोरेंट में ले गया जो उस इलाके के लिहाज से वाकई सबसे अच्छा था। होटल का अमला यकीनन सांदिल खान को जानता था, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल दे रहे थे और सांदिल खान इसी पर बाचें खिलाए बैठा था। खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकलने लगे तो मैंने सांदिल खान को याद दिलाया कि उसने खाने का बिल तो अदा ही नहीं किया। तो वो बोला, उसकी फिक्र न करें सर जी, उनके साथ मेरा हिसाब किताब चलता है। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, खाने के बाद पान मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, आप इधर ही रुके, मैं अभी पान लेकर आता हूँ। ये कहते हुए वो एक पान की दुकान की तरफ लपक गया। मैं सांदिल खान के इंतजार में खड़ा आसपास यूं ही देखने लगा। वहां बहुत ज्यादा रश नहीं था। अचानक मैं चौंक उठा। होटल से चंद गलियां आगे मुझे एक मशकूक इंसान नजर आया, बल्कि उसे औरत कहें क्योंकि वो बुर्का ओढ़े हुए थी। मुझे जिस चीज ने उसकी तरफ तवज्जो किया वो ये कि हालिया वाकयात के बाद कोई भी अकेली औरत शाम के बाद घर से नहीं निकलती थी, और दूसरा ये कि औरत उसी किस्म के बुर्का में मलबूस थी जैसा वकास ओढ़कर डायन वाले हमले करता था। वो औरत मशकूक अंदाज में इधर उधर झांक रही थी। मेरे अंदर का सुराग रसां बेदार होने लगा। वो औरत मुड़ी और तेजी से गली में घुस गई। मैं फौरन उसके पीछे लपका और गली के सिरे पर पहुंच गया। वो औरत तेज तेज कदम उठाती गली में जा रही थी। मैंने देखा वो गली बंद थी। बिल्कुल सामने एक ऊंची दीवार बनी हुई थी। मेरी मौजूदगी का एहसास करती वो औरत तेज तेज कदम उठाने लगी। रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने उसे पुकारा। मेरी आवाज सुनते ही उसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई। उस वक्त तक वो बंद गली के सिरे पर पहुंच चुकी थी। दीवार के पास पहुंचते वो मुड़ी। अब उसके हाथ में एक तेज धार वाला बड़ा सा शिकारी चाकू चमक रहा था। मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर हमला करने के लिए पल तोड़ रही हो। चाकू देखते ही मैं चौकन्ना हो गया और मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा, वकास तो गिरफ्तार हो चुका, फिर ये कौन है? अब ये क्या किस्सा नया शुरू होने जा रहा था? मैं मजीद कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। फुर्ती से मैंने अपना रिवाल्वर और जेब से निकाल कर उस पर तान लिया। रिवाल्वर देखते ही इस बुर्का पोश ने अपना हाथ यूं लहराया जैसे वो मुझ पर चाकू फेंकना चाहती हो। उसका अंदाज देखते ही मैंने बेख्तियार गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और बुर्का पोश जमीन पर आन गिरी। मैं फौरन उसकी तरफ लपका, मगर करीब पहुंचते ही मेरा दिमाग भग से उठ गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे मेरे हवास सुन होते महसूस हो रहे थे। दीवार के पास सिर्फ एक काला बुर्का जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके अंदर कोई इंसान नहीं था। वो कहाँ गई? उसी वक्त मुझे अपने पीछे घरों की खिड़कियां और दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर चंद भागते कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने मुड़कर देखा तो लोग अपने घरों से झांक रहे थे और सांदिल खान भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी। आते ही वो पूछने लगा, क्या हुआ सर, गोली क्यों चलाई? मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप इस गली में क्या कर रहे थे? उसने एक साथ कई सवाल कर दिए। एक मशकूक शख्स इस गली में दाखिल हुआ था। मैं उसका पीछा करता यहाँ तक आया, मगर शायद वो भाग गया। मैंने उसे टालने के लिए बात बनाई। अब मैं उसे क्या बताता कि वो औरत बुर्का में से कहाँ गायब हो गई। सांदिल खान ने इधर उधर देखा और बोला, भाग कहाँ सकता है, ये गली तो बंद है, लगता है आपको वहम हुआ है। उसकी बात सुनकर मैंने मुड़कर गली की दीवार की तरफ देखा तो एक बार फिर मेरा दिमाग धुआं बनकर उड़ने लगा। मुझे चक्कर से आने लगे। दीवार के करीब पड़ा काला बुर्का भी अब गायब हो चुका था। जगह यूं साफ थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि मुझे वहम हुआ है। फिर वो कौन थी जो काला बुर्का ओढ़े इस गली में दाखिल हुई थी? उसने मुझ पर खंजर से हमला करने की भी कोशिश की थी और फिर गायब हो गई। मैं कुछ देर खाली जगह को घूरता रहा, फिर सांदिल खान की तरफ मुड़ा और बोला, शायद तुम ठीक कहते हो सांदिल खान, मुझे वहम ही हुआ है, आओ यहां से चलें। ये कहते हुए मैंने उसका बाजू थामा और वापस सो लिया। दूसरे दिन मैं उसी रेलवे स्टेशन से वापसी की ट्रेन में सवार हुआ, मगर अपने साथ बहुत से सवालात लिए जा रहा था कि अगर वकास पकड़ा गया तो वो कौन थी जो बंद गली में गायब हो गई थी? क्या वो वाकई बुर्का पोश डायन थी?